इस वीडियो में हम पावर के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि पावर का क्या रोल है इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। हम इसमें देखेंगे कि पावर के कौन से नोशन हैं, मेनली जो 3 नोशन हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो पावर की टाइप्स है हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पावर का मीनिंग क्या होता है। हैरोल्ड लैसवेल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में जो पब्लिश होती है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है पावर को, एक तरह से कंक्लूड किया है कि पावर क्या हो सकता है। वो कहते हैं पावर एक क्षमता है, एक एबिलिटी है। आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो अगर आपके पास एबिलिटी है वो चीज़ को अचीव करने की, तो इसका मतलब आपके पास पावर है, आपके पास क्षमता है, वो पावर है उस चीज़ को अचीव करने की। दूसरी डेफिनेशन आती है पावर की जोसेफ नाई से। हालांकि ये डेफिनेशन ही है, नाई कहते हैं कि पावर को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। पावर प्यार की तरह है, लव की तरह है, इश्क की तरह है। इसे एक्सपीरियंस तो किया जा सकता है लेकिन इसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसे हम नाप तोल नहीं सकते। सो पावर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में। पावर को फिर भी हम 2 तरीक़ों से समझते हैं और जहाँ समझ सकते हैं। पावर टू एक पहला तरीका है जिसमें आता है कि पावर टू डू समथिंग, जिसका मतलब है कि आप पे पास कुछ करने की क्षमता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो इसका मतलब बनता है कि आपके पास एबिलिटी है, एक कंट्री के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं या अपने जो अफेयर्स है उसको चला सकता है बिना किसी की इंटरफेरेंस से। तो अपने जो इंडिपेंडेंटली वो मैटर्स के साथ डील कर सकता है, अपने ऑन अफेयर्स को कंडक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है उस कंट्री के पास पावर टू है, ठीक है, पावर टू डू समथिंग। देन पावर का एक सेकंड और वे है समझने का तरीका, उसे कहते हैं पावर ओवर। इसका मतलब है पावर ओवर अदर्स, दूसरों पर आपके पास पावर होना। तो ये पावर ओवर अदर्स का मतलब है कि आपके पास ऐसी एबिलिटी है दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कि आप उनसे वो काम करवा लोगे जो शायद वो ना करते। तो इसको एक अगर एग्जाम्पल से समझे, ए कंट्री बी कंट्री से वो करवा लेती है जो बी कंट्री अदरवाइज ना करती। तो इसे कहते हैं कि ए ने बी पर पावर एक्सरसाइज की, ए एक्सरसाइज पावर ओवर बी, इसे कहते हैं पावर ओवर। तो पावर के बेसिकली जैसे मैंने बताया 3 नोशन होते हैं। सबसे पहले नोशन को समझते हैं जिसे कहते हैं पावर एज कैपेबिलिटी। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये पावर एज कैपेबिलिटी वो पावर का नोशन है जो रियलिज्म की थ्योरी से हमें मिलता है। सो इसमें पावर को एक पोजेशन की तरह देखा जाता है कि कुछ आपके पास होना, किसी चीज़ की क्षमता होना, कुछ आपने पोजेस किया है तो इसका मतलब आपके पास पावर है। तो इस अप्रोच के ज़रिए जैसे हम ग्रेजुएशन में नेशनल पावर के कुछ एलिमेंट्स पढ़ते थे ना, तो उस तरीके से ही इसको समझा जाता है। फॉर एग्जांपल वो एलिमेंट्स कौन से हैं जिनकी बात यहाँ पर की जा रही है, जैसे कि आपकी कंट्री में जो है कितनी आर्म्ड फोर्सेस है, मिलिट्री क्या है, ठीक है, आपकी पर कैपिटा वेल्थ कितनी है, नेचुरल रिसोर्सेस है आपके कंट्री के पास, आपकी पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, आपकी कंट्री का साइज़ क्या है, लैंड मास कितना है, जोग्राफिकल एरिया कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जोग्राफिकल पोजीशन क्या है, क्या उसकी पॉपुलेशन जो है स्किल है, लिटरेट है, पढ़ी लिखी है। ये सारी चीज़ों से जो है एक कंट्री की पावर को नापा जाता था, देखा जाता था। तो इस नोशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता था कि हम देख सकते थे कि कौन सी कंट्री पावरफुल है, कौन सी नहीं। ये टेंजिबल वे में हमें पावर को दिखाती थी, ठीक है, क्वांटिफाइबल वे में, मतलब हम मेजर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री के पास कितनी पावर है। ये सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, स्टेट का लैंड मास कितना है, जोग्राफिकल लोकेशन, उसकी पॉपुलेशन, आर्म फोर्स, ये सारी चीज़ों को। इसी ट्रेडिशनल अप्रोच के चलते हुए पहले क्या करते थे, खासकर कोल्ड वार के टाइम पर हम स्टेट को क्लासिफाई कर पाते थे। हम ये कह पाते थे कि कौन सी सुपर पावर है, जैसे यूएस को कहते थे। ग्रेट पावर कौन सी है, ग्रेट पावर का मतलब है कि जो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके इंटरनेशनल रिलेशन में, वो ग्रेट पावर है, जैसे चाइना आ जाती है। देन फिर आती है मिडिल पावर, जैसे इंडिया, या स्मॉल पावर नेपाल जैसी ताकतें आ जाती है। तो हम स्टेट को क्लासीफाई कर पाते थे, वो इसकी वजह से ही कर पाते थे क्योंकि पावर को एक इस ट्रेडिशनल अप्रोच में समझा जाता था। लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक भी रहता है इस अप्रोच का। इसका ड्रॉबैक ये रहता है कि इसकी जो आउटकम्स होती हैं वो हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। ज़रूरी नहीं है कि जो सुपर पावर है वो हमेशा हर वार में जीतेगी। जैसे यूएस में जो वियतनाम वार का रोल रहा है, जिसमें गुरिल्ला फाइटर से भी यूएस जो है इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी क्षमता होने के बावजूद जीत नहीं पाता है,
कितने जो उसके सोल्जर मर जाते हैं वियतनाम वार में। तो ये दर्शाता है कि ये नोशन जो है इसमें कुछ कमियां हैं। कभी कभी एक सुपर पावर भी जो है वो गुरिल्ला फाइटर्स के आगे उसे झुकना पड़ता है। इवन यूएस का आपको क्यूबा रेवोल्यूशन में भी पता है क्या हाल हुआ था। देन फिर एक और नोशन आता है पावर का, उसे कहते हैं रिलेशनल पावर। रिलेशनल पावर का मतलब है इसमें हम ये समझते हैं कि एक एक्टर यानी एक कंट्री दूसरे को कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो ये जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनल इफेक्ट है, इसे हम रिलेशनल पावर कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर इसे समझना चाहे तो अगर हम जो पहली पावर एज कैपेबिलिटी देख रहे थे, हम उसको इक्वेट कर लेते कि कंट्री की स्ट्रेंथ कितनी है। इसमें हम अगर पावर को देख रहे हैं रिलेशनशिप के साथ इक्वेट कर रहे हैं, हम इसमें देखेंगे कि एक कंट्री कितना दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो इन्फ्लुएंस के बेस पर ये पावर को जज किया जा सकता है। सो जो कंट्री जितना इन्फ्लुएंस कर सकेगी दूसरी कंट्री को, इसका मतलब है उसके पास रिलेशनल पावर बहुत ज़्यादा है। सो ए जो है वो बी पर इन्फ्लुएंस जो है अपना जमा सकता है, ठीक है, प्रभाव डाल सकता है दो तरीक़ों से। एक जो वे होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लायंस। इसका मतलब है कि ए बी से वो काम करवा लेगा जो बी नहीं करता, ठीक है। ये रिस्कियर होता है, इसमें ग्रेट रिजोर्स लगते हैं, यानी इसमें जो है वो इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी कॉस्टली है, खर्चा कर सकता है ए, ठीक है, उसे इकोनॉमिक एड देकर या कई और तरीक़ों से। दूसरा तरीका होता है कि उसे प्रिवेंट करना, जो बी करना चाहता था उससे प्रिवेंट करना कि वो ना करे। पहले में है जो बी नहीं करना चाहता उससे वो करवा रहे हैं, ठीक है, उसे कंप्लेंस कहते हैं या कंप्लायंस कह सकते हैं। और दूसरे में है डेटरेंस, जो बी करना चाहता है उसे वो करने से रोकना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो यूएस ने इराक पर अटैक किया था 2003 में रजीम चेंज लेकर आने के लिए, उसमें जो था यूएस ने फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ किया था, कॉम्प्लायंस वाली। उसमें वार इन्वॉल्व था, ठीक है, काफ़ी खर्चा हुआ था, ग्रेटर रिसोर्सेज जो थे यूएस के यूज़ हुए थे। और सेकंड है जैसे कि इराक के जो कुर्दिश एरिया है जहाँ पर कुर्द लोग रहते हैं, वहाँ पर यूएस ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पर हम जो है किसी भी तरह के जो फाइटर जेट है वो लेकर नहीं आएंगे। इस तरह से हम जो कुर्द माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करना मतलब एक डेटरेंस क्रिएट करना था। तो इसमें खर्चा भी नहीं हुआ, सिर्फ एक डिक्लेरेशन ही दी गई है। तो ये दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा नोशन है पावर का स्ट्रक्चरल पावर। स्ट्रक्चरल पावर का नोशन ये है कि ये एक्चुअली ये दर्शाती है कि जो वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ बायसेस पाए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई कंट्री ज़्यादा पावरफुल है तो इसका मतलब है वो अपने लिए डिसीज़न ले सकती है, बहुत ईजिली उस स्ट्रक्चर को अपने फेवर में जो है डिसीज़न ले सकती है। तो स्ट्रक्चर कैसे, जैसे कोई फाइनेंशियल सिस्टम पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी के पास, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी कंट्री के पास, तो उसके बेसिस पर वो डिसीज़न ले सकती है। तो इसको अभी समझते हैं और आगे जाके समझेंगे। सूजन स्ट्रेंज कहती है कि स्ट्रक्चरल पावर बेसिकली क्या होता है। ये पावर है आप जब डिसाइड करते हो कि चीज़ें कैसे करनी चाहिए या कैसे होगी, हम कैसे इन चीज़ों को लेकर आएंगे, कौन से डिसीजन लेंगे, जब ये डिसाइड करते हो। तो सूजन स्ट्रेंज इसको और भी ज़्यादा खोलकर बताती है कि स्ट्रक्चर की ना प्राइमरी 4 पावर होती है, ठीक है, 4 पावर स्ट्रक्चर होती है। पहला होता है नॉलेज स्ट्रक्चर। इसमें आते हैं जिसमें एक्टर बिलीव्स, आइडियाज़ और परसेप्शन के बेसिस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई कंट्री नॉलेज स्ट्रक्चर पे डोमिनेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो नॉलेज बेस्ड पर डोमिनेशन पर ही है, ठीक है, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में जो भी थ्योरीज़ निकाली जाती है, जो भी डिस्कवरी की जाती है, वो पूरा वर्ल्ड जो है ज़्यादातर फॉलो करता है, क्योंकि उनकी वहाँ पर एक हेजेमोनिक पोजीशन है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नॉलेज स्ट्रक्चर पर डोमिनेट करेगी कंट्री, तो उसके लिए आसान हो जाएगा पूरे वर्ल्ड पर अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़ और परसेप्शन को इम्पोज करना, थोपना, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जो क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट सिस्टम को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। तीसरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो डिफेंस लेवल पर या स्ट्रेटजिक लेवल पर ज़्यादा डोमिनेट करता है। और फोर्थ है प्रोडक्शन स्ट्रक्चर। प्रोडक्शन स्ट्रक्चर मतलब इकोनॉमिक लेवल पर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रोस्पेरिटी लेवल पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सूजन स्ट्रेंज हमें ये कहती है
कि स्टेट इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को डोमिनेट कर सकती है। हो सकता है दो स्ट्रक्चर को भी डोमिनेट कर ले, लेकिन काफ़ी पॉसिबल नहीं है कि सारी ही स्ट्रक्चर को कोई स्टेट जो है डोमिनेट कर ले। इनमें से 2-3 को वो डोमिनेट कर सकती है, और जिस स्ट्रक्चर को वो डोमिनेट करती है उसी के बेसिस पर वो डिसीजन जो है अपने फेवर में ले सकती है, अपने फ़ायदे के लिए ले सकती है। सूजन स्टेज की बात कर ही रहे हैं तो इनके मेन वर्क्स आप नोट कर लें। एक थे स्टेट्स एंड मार्केट्स जो 1988 में पब्लिश होता है, एक है द रिट्रीट ऑफ द स्टेट जो 1996 में पब्लिश होता है, कैसीनो कैपिटलिज्म 1998, और देन मैड मनी 1998 में ही पब्लिश होता है। तो ये वर्क से आपको ये पता चलता होगा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी पर सूजन स्ट्रेंज ने ज़्यादा काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पावर की टाइप्स क्या होती है। सबसे पहली पावर हार्ड पावर। हार्ड पावर एक ट्रेडिशनल व्यू है, रियलिस्ट व्यू जो हार्ड पावर को देखते हैं। हार्ड पावर में दोनों तरह की पावर आती है, मिलिट्री भी और इकोनॉमिक पावर भी। हार्ड पावर एक कमांडिंग पावर है जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ को दो तरीक़ों से। एक है कैरेट्स के बेस पर जिसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। कैरेट्स का मतलब है आपने किसी कंट्री को इकोनॉमिक एड दे दी, कोई रिवार्ड दे दिया, उसे कहते हैं कैरेट। और एक है थ्रेट जिसे स्टिक कहते हैं। स्टिक का मतलब है मिलिट्री पावर को यूज़ करके। सो कैरेट का मतलब जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक एड दे दी, या स्टिक का मतलब है मिलिट्री फोर्स को यूज़ करके जो है उस कंट्री को अपनी बात मनवा ली, उस कंट्री को कंट्रोल कर लिया। सो ये पावर कौन सी है? इसमें करेजियन और डोमिनेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, आप जिसमें फोर्स को यूज़ करते हो, धमकाते हो, डराते हो, मिलिट्री को भी यूज़ करते हो, या फिर रिवार्ड देकर भी जो भी करते हो, आप डोमिनेट पोजीशन पर रहना चाहते हो, उससे अपनी मनमर्जी का काम करवाना चाहते हो। सेकंड पावर की टाइप है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर टर्म कॉइन की गई थी जोसेफ नाई के द्वारा। नाई का कहना है सॉफ्ट पावर हार्ड पावर की तरह विजिबल नहीं होती, ये इनविजिबल होती है। इसमें कोरेशन यूज़ नहीं होता, अट्रैक्शन यूज़ होती है, इन्फ्लुएंस यूज़ होता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर का मतलब है आप दूसरों की प्रेफरेंसेस को शेप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बिना फोर्स को यूज़ किया, बिना वायलेंस में इन्वॉल्व हुए। ये बहुत ही कम कॉस्टली है हार्ड पावर के मुकाबले, और लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो हार्ड पावर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सॉफ्ट पावर बहुत ही बड़ा एडवांटेज देती है कंट्रीज़ को। ये दूसरे लोगों से अगर कुछ करवाना भी चाहती है तो इस तरह से वो अपनी पावर को यूज़ करेगी कि दूसरे पर्सन विलिंगली जो है उस चीज़ को मानेंगे और करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। नाई के अकॉर्डिंगली आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसने कितने फ्रेंड्स बनाए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने कितने एनिमीज़ के साथ डील किया है या कितने एनिमीज़ को बिल्ड किया है। तो सॉफ्ट पावर नाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट पावर थर्ड टाइप है पावर की। इसमें सबसे पहले जो पावर की बात करते हैं, ये भी जो आइडिया है जोसेफ नाई ने दिया है, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया गया था हिलैरी क्लिंटन के द्वारा। तब ये यूएस की जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, जिसे हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी कहते हैं यूएस का। तो इन्होंने कहा था स्मार्ट पावर जो है वो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को मिलाकर बनती है। सो आज के टाइम पर ना हम हार्ड पावर अकेली अफोर्ड कर सकते हैं, ना सॉफ्ट पावर अफोर्ड कर सकते हैं, हम दोनों को मिलाकर जो है वो चलना चाहिए, उसे स्मार्ट पावर कहते हैं। नेक्स्ट पावर की टाइप है फास्ट पावर। फास्ट पावर का आइडिया दिया था जॉन चिपमैन ने। उनका कहने का मतलब ये था कि हार्ड पावर सॉफ्ट पावर चाहे आप दोनों ही प्रोसेस कर लो, जिसे कहते हैं स्मार्ट पावर भी प्रोसेस कर लो, ये इतना मायने नहीं रखना जितना मायने रखता है कि आपने कितनी जल्दी पर प्रोसेस किया, कितनी जल्दी वो डिसीज़न लिया, कितनी जल्दी आपने वो चीज़ पॉलिसी में लेकर आए। स्पीड मैटर करती है, इसलिए फास्ट पावर आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। हम जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना जल्दी ही जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। हमारा जो रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं कोई डिसीज़न को लेने में वो कम होते जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है फास्ट डिसीज़न लेने चाहिए हमें, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है। हम अगर फास्ट डिसीज़न लेंगे तो हम वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर पाएंगे। अगर हम डिसीज़न लेंगे तो कोई ना कोई ऑर्डर हमें शेप कर देगा। सो इससे पहले कोई हमें शेप करे, हमें बताए क्या करना चाहिए, हम खुद डिसीज़न ले, उसको पॉलिसी में लेकर आएँ। ये जॉन चिपमैन का कहना था। इवन फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे थे सुषमा स्वराज, उन्होंने भी कहा था कि इंडियन डिप्लोमेसी, आई थिंक 2014 के टाइम पर उन्होंने कहा था कि इंडियन डिप्लोमेसी जो है अब मूव कर रही है और वो फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी की तरफ मूव कर रही है। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब ही यही है कि वो फास्ट पावर में जा रही है। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब एक और मीनिंग ये है कि जल्दी से डिसीज़न लिए जा रहे हैं, जल्दी से एक्शन लिए जा रहे हैं, जल्दी से हम फॉरेन पॉलिसी में वो बातों को इंक्लूड कर रहे हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ये है फास्ट पावर का आइडिया।
तो इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में पावर का जो कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर और पावर की जो टाइप्स या नोशन है वो समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।